हेलो प्यारे बच्चों, आई होप स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी आपकी। लास्ट टाइम मैंने आपको डायमेंशन के बारे में बताया था, उसके कुछ फॉर्मूले दिए थे। आज हम डायमेंशन के कुछ और केसेस या कुछ और फॉर्मूले करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने ऐसी टेबल बनाई थी, इसमें हमने लिखा था फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड में लिखा था रिलेशन विद फंडामेंटल और अदर क्वांटिटीज, उसके बाद हमने लिखा था डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर हमने लिखा था एसआई यूनिट। तो आज हम कुछ और केसेस की बात करते हैं और इसी के कॉन्टिन्यूएशन में उन चीज़ों को हम लिखते हैं। तो अभी हम बात करते हैं वेवलेंथ की। हम बात करते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ का क्या मतलब हुआ? किसी वेव की लेंथ। मतलब अगर हम एक वेव को रिप्रेजेंट करें तो वो ऐसे रिप्रेजेंट होती है, दिस इज वेव। इसको हम वेव या वेव ट्रेन नाम देते हैं। वेवलेंथ किसको नाम देते हैं? वेवलेंथ नाम देते हैं जब ये वेव रिपीट होने लगती है। मतलब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को हम जनरली लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। और अगर हम इसके रिलेशन की बात करें कि इसका रिलेशन क्या होता है, तो तुम बोलोगे सर रिलेशन का तो कोई मतलब नहीं है। वेवलेंथ का मतलब इट इज सिंपल क्या? लेंथ। किसकी लेंथ? वेव की लेंथ। क्लियर? तो इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो क्या आएगा बेटा? m जीरो आएगा, l आएगा और टाइम भी क्या आएगा? जीरो आएगा। एसआई यूनिट की बात करें तो क्या निकल के आएगा? तो वो मीटर निकल के आएगा। आई होप इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? थोड़ा सा याद करो, आपने पहले पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वन अपॉन टाइम पीरियड, है ना? वन अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डायमेंशन मतलब टाइम होगा। टाइम होगा तो जब टाइम ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? टाइम का इनवर्स बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा? m जीरो l जीरो t की पावर -1। और ऐसा यूनिट क्या आएगी बेटा? सेकेंड इनवर्स, या इसी को हम हर्ट्ज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? हर्ट्ज नाम देते हैं, HZ। बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये ऐसी चीजें हैं जो कई बार हमने सुनी नहीं होती हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको हम पढ़ेंगे जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। इसको जनरली हम ओमेगा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये डब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू नहीं है, दिस इज व्हाट? ओमेगा। एंड ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहां भी लिख देते हैं न्यू, आपको याद रहेगा। ये बेटा वी नहीं है, क्या है? न्यू। इसको बोलते हैं न्यू। अच्छा, तो यहां पे ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, इट इज डायमेंशनलेस। डायमेंशन केवल इसकी होती है। और इसकी डायमेंशन कितनी है? इसकी डायमेंशन इतनी है। तो ओमेगा की डायमेंशन भी कैसी आएगी? वो भी सेम आएगी। इसको भी हम क्या लिखेंगे? m जीरो l जीरो t-1। और इसको भी हम बोलेंगे सेकेंड इनवर्स बोलते हैं। वैसे तो हम सेकेंड इनवर्स बोल सकते हैं, लेकिन इसको जनरली ओमेगा जो 2 पाई लिखा है ना, 2 पाई को हम रेडियन में पढ़ रहे होते हैं। किस में पढ़ते हैं बेटा? रेडियन में। याद होगा आपको, हमने जब अभी स्टार्टिंग में मैथमेटिकल टूल पढ़ाया था, तो ये रेडियन आ जाएगा और ये क्या आएगा? सेकंड का इनवर्स या अपॉन सेकंड आ जाएगा। तो हम ऐसा सेकंड इनवर्स भी दिख रहा है, लेकिन या फिर हम इसको और सही से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? रेडियन पर सेकेंड। ये इसकी एसआई यूनिट होगी। सो इट इज अबाउट व्हाट? ये था एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में। अच्छा, एक टर्म होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ऐसे लिखते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये टर्म पता कहां पे होता है रिप्रेजेंट? जब हम फ्लूइड पढ़ेंगे ना, फ्लूइड, तो वहां पे रिवर फ्लो हो रही होगी, रिवर का पानी फ्लो हो रहा होगा। हमने देखना होगा कि डिस्टेंस के साथ पानी की वेलोसिटी में कितना इंक्रीमेंट होता है। बॉटम पे पानी की वेलोसिटी सबसे कम होती है। जैसे जैसे हम रिवर में ऊपर आते हैं तो रिवर की वेलोसिटी बढ़ रही होती है। वहां पे टर्म होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है वेलोसिटी ट्रेवल्ड पर यूनिट डिस्टेंस। या सिंपल लिखा जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट? वेलोसिटी पर यूनिट, क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस। डायमेंशन की बात करें, वेलोसिटी की डायमेंशन बेटा कितनी होती है? LT-1। बहुत सही। डिस्टेंस क्या होता है? L। बिल्कुल सही है। इसका फाइनल रिलेशन क्या आएगा? यहां लिखते हैं, m जीरो l भी कट गया, क्या बच गया? t⁻⁻1। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। और अगर हम इसकी यूनिट भी देखते हैं तो क्या निकल के आएगी? सेकेंड इनवर्स। बहुत अच्छी बात है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ फ्लो। जैसे तुमसे कहा जाएगा कि लिक्विड किस रेट से फ्लो हो रहा है, लिक्विड किस रेट से फ्लो हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो। तो रेट ऑफ फ्लो को इन जनरल हम वॉल्यूम के हिसाब से भी जानते हैं, कई बार हम वेलोसिटी के हिसाब से जानते हैं। तो इस केस में हम रेट ऑफ फ्लो को बोल रहे होते हैं कि लिक्विड का कितना वॉल्यूम फ्लो हो गया, कितना वॉल्यूम फ्लो हो गया, और किसमें? पर यूनिट टाइम में। सो वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ फ्लो। और वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम? वॉल्यूम को बोलेंगे L³ डिवाइडेड बाय T। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? m0 L³ T⁻⁻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 ⁻
-1। और इसका ऐसा यूनिट कितना आएगा बेटा, वॉल्यूम को बोलते हैं मीटर क्यूब और टाइम को क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो इसका ऐसा यूनिट आएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है जो स्कूल में इन जनरल पूछी जाती है, वो होती है प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर आपने नाम सुना हो प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी जैसे सन से अर्थ तक एनर्जी आती है ना, तो वो फोटोन के फॉर्म में आती है, फोटोन या क्वांटा या प्लैंक के फॉर्म में आती है। सो प्लैंक ने इसके बारे में बताया था कि जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी ऐसे पैकेट के फॉर्म में आती है और ये एनर्जी चल रही होती है और ये वाइब्रेट करते चलती है, ऐसे ऐसे करके चलती है, आगे जा रही होती है। इस वाइब्रेशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर? तो इसकी जो एनर्जी है ना, ई, द एनर्जी ऑफ दिस फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो रिलेशन आएगा E इक्वल टू एच न्यू। अब ये रिलेशन किसने दिया था, प्लैंक ने। तो H एक तरह का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसका नाम क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। आपका और मेरा कांस्टेंट तो होगा नहीं क्योंकि ये प्लैंक ने दिया था, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्लैंक का कांस्टेंट। सो बेटा H इज व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। जहां पे E क्या चीज है, एनर्जी, न्यू क्या चीज है, फ्रीक्वेंसी। अब हम लिखते हैं डायमेंशन। E का डायमेंशन याद करो, ml2t-2। बिल्कुल सही बोला आपने। फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या आएगी बेटा, t-1। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, ml2t-1। बहुत सही बात है। अगर हम ध्यान से देखें, यूनिट के बारे में बात करें, ये बेटा एनर्जी जूल में मेजर करते हैं और ये पर सेकंड में होगा। ऊपर जाके सेकंड बन जाएगा ना, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब है सेकंड इनवर्स। ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, सेकंड। सो इसका जो कंप्लीट यूनिट आएगा वो क्या आएगा बेटा, जूल इनटू सेकंड। सो दिस इज अबाउट व्हाट, प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं कुछ और टर्म। जैसे कोई तुमसे पूछे कि बताओ सर लीनियर मास डेंसिटी क्या होगी, लीनियर मास डेंसिटी। आपको पता है डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन यहां पे पता वॉल्यूम नहीं लिखा, क्या लिखा, लीनियर। लीनियर का क्या मतलब होता है, लेंथ होता है। लेंथ होता है तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो पता क्या आएगा, वो आएगा मास अपॉन लेंथ। बहुत सही जा रहे हो, मास का मास, लेंथ का लेंथ। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, ml-1t0। ऐसा यूनिट क्या आएगी, न्यूमरेटर में होगा kg और नीचे होगा मीटर। ठीक बात है। मतलब कहने का इन चीजों को क्रैमिंग नहीं करना है, थोड़ा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग, उसके बाद हमें सारी चीजें अपने आप रिवील हो जाती हैं। सो ये किसके बारे में था बेटा, ये था लीनियर मास डेंसिटी। बहुत अच्छी बात है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म जो कई बार ही पूछा जाता है स्कूल एग्जाम में, वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसको जनरली हम ईटा से डिफाइन करते हैं। किससे, ईटा से डिफाइन करते हैं, ईटा बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। पहले मैं इसको समझाऊं क्या होता है। जैसे तुम अगर पानी में हाथ डालो ना और हाथ डाल के निकालो तो पानी चिपक जाता है, हाथ में चिपक रहा है ना थोड़ा सा। अगर तुम ग्लू या गम में हाथ डालो फिर निकालो, वो कम चिपकेगा कि ज्यादा चिपकेगा, वो ज्यादा चिपकेगा। अब फेविकोल में हाथ डाल के निकालो, वो बहुत सारा चिपक के हाथ में बाहर आ जाएगा। कारण जो जो चिप होने का नेचर होता है ना, स्टिकी नेचर, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। क्या बोला मैंने, स्टिकी नेचर इज कॉल्ड विस्कोसिटी। आप एक टब में कोई लिक्विड भराओ, टब में लिक्विड भरा है, तुम उसमें हाथ डाल दो और हाथ को राउंड राउंड घुमाओ। अगर हाथ घुमाने में ईज हो तो तुम क्या बोलोगे, यहां पे विस्कोसिटी कम है। लेकिन हाथ घुमाने में डिफिकल्टी हो तो तुम क्या बोलोगे, विस्कोसिटी ज्यादा है। इससे ज्यादा मैं आपको समझा नहीं सकता क्योंकि इसका भी अलग से चैप्टर है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सारे के जितने टॉपिक बेटा मैं पढ़ा रहा हूं ये सारे +1 के टॉपिक हैं, +2 का कुछ नहीं पढ़ा रहा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बस आप अभी समझ लो कि इसका जो फॉर्मूला आता है ना, वो क्या आता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया एंड वेलोसिटी। क्या आपको समझ में आ गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा, इसको एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको यहां पे छोड़ रहा हूं। हम क्या करते हैं, इसको डेराइव करते हैं। बेटा एफ की डायमेंशन mlt-2, सही जा रहे हो। आर की डायमेंशन l, एरिया की डायमेंशन l2, वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1। बहुत ही अच्छा। हाँ जी, अब आप बताओ क्या आएगा, ये आना चाहिए m l पावर, देखो
एल पावर ऊपर एल पावर 2 है और नीचे एल पावर 3 है, तो क्या बचेगा एल पावर -1। टी पावर देखो, ऊपर टी पावर 2 है, माइनस में 2 है और नीचे माइनस में 1 है, क्या बचेगा बेटा माइनस में 1। सो दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और इसकी एक यूनिट होती है जिसको मैं अभी लिख देता हूं, आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, और इसको हम बोलते हैं पास्कल सेकेंड। ये राज की बात आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, पास्कल सेकेंड। या फिर इस फॉर्मूले के हिसाब से डिफाइन करो तो फिर बहुत कुछ क्या बोल सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले के हिसाब से बोल सकते हैं न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर पर मीटर पर सेकेंड। मतलब इट विल बिकम टू बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा, इसलिए हम इसके हिसाब से नहीं बताते। ये पास्कल सेकेंड लिखने का कुछ तरीका है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। बहुत अच्छी बात है। एक होता है फॉर्मूला, कोई तुमसे पूछ लेता है बहुत बार, मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो जनरली लोग पूछते हैं बच्चों से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद करो वो दिन जब तुमने 10th पास किया था, तब तुम ऐसी कुछ खतरनाक सी बातें सुना करते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम जनरली म्यू से डिफाइन करते थे, और उसका फॉर्मूला पता क्या होता था, C/V। C का मतलब क्या होता था आपको याद है, स्पीड ऑफ, किसका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ऐसे बोल सकते हैं, इन वैक्यूम। और V का मतलब क्या होता था, V का मतलब होता था स्पीड ऑफ लाइट इन कहां पे, मीडियम। ध्यान से देखो, C का डायमेंशन और V का डायमेंशन कैसा होगा बेटा, सेम होगा। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l0 एंड t भी 0। आपको समझ में आ गई बात, ये बहुत बढ़िया है। तो इसकी यूनिट कौन सी होगी, इसकी यूनिट भी कहां से आई, डायमेंशन है नहीं, यूनिट कहां से आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। ये किसके बारे में था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक कहां पे यूज होता है, याद करो कहां पे यूज होता है, लाइट या ऑप्टिक्स में यूज होता है। कहां पे, लाइट या ऑप्टिक्स में यूज होता है, ठीक हो गया। अच्छा, कोई हमसे पूछे कि प्रेशर एनर्जी, ऐसी कोई पूछ ले, चलो थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं। प्रेशर एनर्जी, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर आपने तो बताया था किसी भी तरह की एनर्जी हो, चाहे वो किसी भी तरह की एनर्जी हो, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला वही आएगा जो वर्क का आता था, जो काइनेटिक एनर्जी का, जो पोटेंशियल एनर्जी का, वो सब का फॉर्मूला कैसा आएगा, सेम आएगा। फिर भी देख लें एक बार को, कोई बोले नहीं फिर भी पूरा डिराइव करके दिखाओ। तो प्रेशर एनर्जी का मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ये पता हम कहाँ पे पढ़ेंगे, ये मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाऊंगा, वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, और वहां पे मैं समझाऊंगा कि प्रेशर एनर्जी प्रेशर इनटू वॉल्यूम के बराबर होती है। प्रेशर का डायमेंशन याद करो, प्रेशर का डायमेंशन होता था फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन। याद करो, आपको पहले वाले डायमेंशन याद होंगे, मैंने बोला था आपको पुराने वाले डायमेंशन याद रखने पड़ेंगे। प्रेशर का डायमेंशन होता था बेटा m l-1 t-2, और वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा बच्चे, l3। इनको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, m l2 t-2। ये डायमेंशन हमें पहले से ऑलरेडी पता था कि नहीं था, यस हमें ऑलरेडी पहले से पता था। और बेटा इसकी यूनिट भी तो जूल में ही आएगी, एनर्जी तो एनर्जी है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने टी रेशोज का नाम सुना है, टी रेशोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। कौन से रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, तुम पूरा नाम याद रखना, टी रेशो। टी रेशो क्या होते हैं बताना जरा, साइन थीटा, हाँ पढ़ो बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस यार बस कर जाते हैं। इसका उल्टा, साइन का उल्टा कोसिकेंट, कॉस का उल्टा सीकेंट, टेन का उल्टा कॉट। ये सारे के सारे क्या होते हैं, टी रेशोज। और टी रेशोज की डायमेंशन आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ होते हैं। कैसे, कोई बोले साइन थीटा बताओ, तुम बोलोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ। टेन थीटा बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी क्या होगा, ये भी होगा हमारे हिसाब से लेंथ अपॉन लेंथ। इसकी डायमेंशन आएगी बहुत खतरनाक, देखो ध्यान से देखो बेटा, वाओ, m0 l0 और t0। और इसकी यूनिट बताओ, तुम बोलोगे सर कोई यूनिट नहीं होती है, ये मजाक है। ठीक है जी, ये तो बहुत सही जा रहा है, अभी तक हमारा काम सही लग रहा है। मैं एक और बहुत अजीब सी क्वांटिटी होती है जो कई बार स्कूल में पढ़ाते हैं लोग, और उसको हम कहते हैं हबल कांस्टेंट। हबल कांस्टेंट,
अब इसका आपको सच बताऊं, पूरी फिजिक्स में इसका कहीं पे यूज नहीं है। जितना हम पढ़ेंगे ना, ऐसा एज सच कोई बड़ा सिग्निफिकेंट सा यूज कहीं पे भी नहीं है, बट यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम, इसलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं रिसेशन स्पीड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, या सिंपल स्पीड अपॉन डिस्टेंस, या मैं चलो लिख देता हूँ एक बार, आपको याद रहेगा, कोई आपसे पूछेगा तो आप इसको बता पाएंगे। रिसेशन स्पीड या सिंपल स्पीड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बच्चा, डिस्टेंस। कहाँ से आया फॉर्मूला, इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा, बस आपको कितना केवल इतना याद रख लेना है। और अगर हम इसका फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला निकालें तो क्या आएगा बेटा, स्पीड होती है एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई एल, क्या बन जाएगा बच्चा, बन जाएगा टी माइनस वन, या एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन, ऐसा यूनिट क्या आएगी, सेकेंड माइनस वन। आई होप क्लियर होगा। एक और टर्म होता है एफिशिएंसी, आपने सुना है, कोई कहता है आप बड़े एफिशिएंट हो, तो एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ, एफिशिएंसी का मतलब हुआ, देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे हम एक ग्लास ग्लूकॉन डी पी के गए और मान लो ग्लूकॉन डी से डब्ल्यू वर्क हो सकता है, 1 ग्लास ग्लूकॉन डी इक्वल टू डब्ल्यू वर्क, बट सच में हम काम कितना करके आते हैं, काम करके आते हैं W/2। तो हमने पूरा काम किया कि आधा किया, आधा किया का मतलब हुआ कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, हाफ है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एफिशिएंसी रेशो है, किसका रेशो है, कि हम कितना काम कर सकते थे डिवाइडेड बाय, सॉरी कितना काम हमने किया डिवाइडेड बाय कितना काम हम कर सकते थे, इसका रेशो है। या ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल देते हैं सिंपल कि आउटपुट वर्क या आउटपुट एनर्जी, ऐसे कुछ बोलते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं, अलग अलग टाइप है इसके लिखने के, डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी। इसको मैं समझाऊं, आउटपुट एनर्जी का मतलब हुआ सच में हमने कितना किया, कितना काम किया, कितनी सच में हमने कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट काम किया। इनपुट एनर्जी का मतलब हमें कितना दिया गया, हमें दिए गए 100 रुपए और हम 50 रुपए की चीज खरीद के ले आए, तो एफिशिएंसी कितनी है तुम्हारी, 50%। खराब करके आए हो, मैंने 100 रुपये दिए, तुम एग्जैक्टली 100 रुपीज वैल्यू की चीज को खरीद के लाया, तो तुम्हारी एफिशिएंसी 100% है। 200% कभी भी नहीं हो सकती, मतलब 100% से ज्यादा एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। तो इसकी डायमेंशन क्या आएगी बेटा, M0 L0 T0। बहुत ही बढ़िया। कोई तुमसे बोले इसकी यूनिट बताओ, तुम बोलोगे मजाक है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा और देखते हैं, जब हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, किसकी, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की, तो वहां पे बहुत सारी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। तुमसे पूछा जाएगा बताओ हीट की डायमेंशन, तुम बोलोगे मजाक कर रहे हो, हीट की डायमेंशन किसकी होगी, एनर्जी की डायमेंशन होगी, हमने नहीं लिखना। कोई बोले टेम्परेचर की डायमेंशन, हमें पता है टेम्परेचर केल्विन में मेजर होता है, वो के में आएगा केवल। हाँ, एक चीज पूछी जाती है लेटेंट हीट, कौन सी हीट, लेटेंट हीट होती है छुपी हुई एनर्जी। ये गलत हो गया, इसको सही से लिखते हैं। लेटेंट हीट होती है बेटा, लेटेंट हीट छुपी हुई एनर्जी। छुपी हुई एनर्जी का मतलब, मान लो हम आइस को 0 डिग्री पे रखें और पानी भी 0 डिग्री पे हो, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स में फ्रीनेस ज़्यादा होती है आइस के कंपैरिजन में। तो अगर हमें आइस से पानी बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी पर यूनिट मास, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। कहने का मतलब हुआ हमने कितनी हीट दी डिवाइडेड बाय कितना मास था, इसका जो रेशियो आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। हीट मतलब एनर्जी, और एनर्जी मतलब ml2 T-2 डिवाइडेड बाय मास का मतलब क्या होगा बेटा, मास का मतलब m, और अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, M0 L2 T-2 इज आर रिलेशन। बहुत सही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, इसके बाद कोई हमसे बोले इसकी यूनिट बताओ, बेटा हीट किस में आएगी, जूल में, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा मास, मास किस में मेजर करेंगे, केजी में, सो आएगा जूल पर केजी। बहुत ही सही। एक और चीज होती है जिसका नाम होता है स्पेसिफिक हीट, और ये सब तुम पढ़ चुके हो मुझे मालूम है। स्पेसिफिक हीट का मतलब पता क्या होता है, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि सपोज करो ये पानी है, कितना एम मास का पानी है, हमने इसको हीट दे दी, हीट दे दी हमने Q। जब तुम हीट दोगे ना तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, मान लो थीटा का मतलब हुआ टेम्परेचर राइज हो गया। कितना राइज हो गया, इसको थीटा लिखते हैं, कई बार हम डेल्टा थीटा लिखते हैं। डेल्टा मतलब क्या होता है बेटा, चेंज होता है। तो हमने हीट कितनी प्रोवाइड करी, Q, किसको, एम मास को। कितना टेम्परेचर बढ़ गया, डेल्टा थीटा।
जब हम रिलेशन मेजर करते हैं तो ये आता है एम एस डेल्टा थीटा। यहाँ से एस कितना निकल के आता है, क्यू अपॉन एम डेल्टा थीटा। यस, जहाँ पे एस क्या चीज़ है, एस है स्पेसिफिक हीट। और ध्यान से देखो न्यूमरेटर में क्या है, हीट। हीट की यूनिट क्या होगी बेटा, सॉरी हीट की डायमेंशन क्या होगी, एनर्जी वाली डायमेंशन ml/T-2। बच्चे बड़े समझदार हैं। नीचे m का मतलब kg और वो किस डायमेंशन क्या आएगी, m। और बेटा टेम्परेचर का मतलब होता है केल्विन, ध्यान रखो भूल मत जाना। दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, m ने m को तो मार दिया, m ने m को मार दिया तो m पावर 0 आ गई, L बच गया, T बच गया, K-1 हो गया। ये आएगा रिलेशन। अब बात आती है यूनिट की, तो यूनिट देख लो, रटना थोड़ी ना है, जूल पर केजी पर केल्विन, सिंपल। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बोल सकते हैं, लेकिन हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं ना बेटा जी, तो हम किस में मेजर करेंगे, हम मेजर करेंगे हमेशा किस में, केल्विन में मेजर करेंगे। तो क्या आएगा बेटा, जूल पर केजी पर केल्विन। बहुत सही। क्या चीज था ये था स्पेसिफिक हीट। एक चीज और आती है पता, एक चीज का नाम होता है गैस कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट नहीं होता वो, उसको हम बोलते हैं आर, याद होगा शायद आपको, आर बोलते थे। कौन सा इक्वेशन आता था, इक्वेशन आता था पीवी इक्वल टू आर टी, याद आया। अगर हम सिंगल मोल की बात करते हैं तो पीवी इक्वल टू आर टी, नहीं तो फिर एन नंबर ऑफ मोल आते थे। तो इसके हिसाब से हम पता क्या रिलेशन निकालते हैं, आर इक्वल टू निकलता है, सॉरी आर इक्वल टू निकलता है, ऊपर आएगा पीवी, पीवी अपॉन टी, डायमेंशनल फॉर्मूला। पी मतलब प्रेशर, पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम, वी मतलब वॉल्यूम, टी मतलब टेम्परेचर। बेटा प्रेशर की डायमेंशन आती है ml-1। मैंने आपको पहले बोला था आगे आगे पढ़ते जाना है और याद रखते जाना है, नहीं तो पीछे आपको प्रॉब्लम आएगी। यस नो, डिवाइडेड बाय के, सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा m बच जाएगा, l की पावर हो जाएगी 2, t की पावर होगी -2, k की पावर होगी -1, और ये सही जवाब है। अगर कोई हमसे बोले इसकी एसआई यूनिट बताओ तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर, याद है देखो मैं आपको बताऊं बढ़िया बात, प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल था उसको प्रेशर एनर्जी बोलते थे, याद है। प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीपल को क्या बोलते थे, प्रेशर एनर्जी। हम पहले पढ़ चुके हैं ना। तो ये एक तरह की क्या हो गई, एनर्जी। और ये टी क्या चीज़ है, ये टेम्परेचर था। यस ना। इसका मतलब हम इसकी अगर एसआई यूनिट को बोलेंगे तो ऊपर न्यूमरेटर में तो एनर्जी आ गया जो जूल में आएगा, नीचे क्या आ गया बेटा, नीचे किस में आएगा, नीचे आएगा केल्विन में। तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या आएगी, जूल पर केल्विन या जूल केल्विन -1। सिंपल हो गया ना। सो ये था गैस कांस्टेंट। एक और बात बताऊं, एक साइंटिस्ट थे ये और उन्होंने दिया था एक कांस्टेंट जिसका नाम क्या था, स्टीफेंस कांस्टेंट। मैं समझाता हूं आपको। हमारे पास एक बॉडी है, क्या है, बॉडी है, और इस बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का कोई टेम्परेचर है। ब्लैक बॉडी मतलब नॉट काली बॉडी, ब्लैक बॉडी का मतलब एक ऐसी बॉडी जिसमें से खूब सारी एनर्जी बाहर निकलती हो, मतलब इट कैन एमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। स्टीफेन ने सबसे पहले देखा कि अगर ब्लैक बॉडी को किसी टेम्परेचर पे रखें तो इसमें से हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट निकलती है, और इस हीट को बोलते हैं रेडिएशन। एक तरह का रेडिएशन होता है। तो रेडिएशन जो हीट निकलती है ना, वो इक्वल टू होती है, पता कितने के बराबर, वो इक्वल टू होती है सिग्मा ए इंटू टी पावर 4। तुम बोलोगे सर ये क्या है, ई है एनर्जी, ई है एनर्जी जो बाहर निकल रही है, सिग्मा है वो कांस्टेंट, कौन सा वाला, स्टीफन कांस्टेंट। ये है एरिया, किसका एरिया, इस वाले बॉडी के सरफेस का एरिया। और टी का मतलब क्या है बेटा जी, टी का मतलब है टेम्परेचर, टी का मतलब टेम्परेचर है। अब अगर हम इसको, हमें निकालना क्या है, बेसिकली हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू, पता क्या आएगा, सिग्मा इक्वल टू आएगा ई अपॉन ए टी रेस टू पावर 4, ई अपॉन ए टी रेस टू पावर 4। अगर हमसे बात करा जाए इसकी डायमेंशन निकालो तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे डायमेंशन आएगी सर, ई की डायमेंशन आएगी कितनी, ml2 एनर्जी है ना, T-2, यस नो, डिवाइडेड बाय एरिया कितना आएगा बेटा, L2 आ रहा है समझ में। T क्या होगा, केल्विन की पावर कितना, 4। चलो एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m बच गया, L तोड़ गया, 2 ऊपर है 2 नीचे है, L की पावर होगी 0।
टेम्परेचर कितना हो गया -2, केल्विन केल्विन में कितना आ गया -4। आपको समझ आ गया? कोई बोले यूनिट बताओ, आसान है यूनिट निकालना, जूल पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। यस ना, मैंने क्या बोला? तो हम यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, वहां पे थोड़ी जगह कम बची है तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूनिट, ध्यान रखना आप, जूल पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4 इज एसआई यूनिट ऑफ, हम किसकी बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे स्टीफन कांस्टेंट की। अब बात समझो बेटा, डायमेंशन बहुत सारी हैं, इसके अलावा +2 की डायमेंशन है, +1 में भी बहुत अजीब अजीब से टॉपिक हैं जिनकी कुछ डायमेंशंस हैं। आई हैव जस्ट टॉट यू, मैंने आपको केवल उतना बताया जितने की एक्चुअल फॉर्म में ज़रूरत है और जितने को पढ़ के हमारा कुछ अच्छे से काम हो जाएगा। फिर भी अगर तुम्हारे टीचर ने किसी और तरह की डायमेंशन बताई हुई है तो हम फिर जब क्लास लगाएंगे तब हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, या आप व्हाट्सएप पे मेरे से अलग से पूछ सकते हो। बट फैक्ट ये है, इनके अलावा डायमेंशन पढ़ने की एज सच नीड नहीं है। हम जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे हमें डायमेंशन समझ में आती जाएंगी। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। सो इट वॉज अबाउट कि अलग अलग तरह की डायमेंशन कौन सी होती हैं। अब हमने डायमेंशन तो पढ़ लिया, हमें क्लियर हो गया कि हाँ यार डायमेंशन पढ़ लिया, बहुत अच्छा है, बढ़िया लगा। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आ रहा कि डायमेंशन कितने तरह की होती हैं या क्वांटिटीज कितने तरह की होती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं इसके कंटिन्यूएशन में। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी हेडिंग लिखता हूं और यहाँ पे लिखा है 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। आप बोलोगे सर ये 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज का क्या मतलब है? मैं बताता हूं। हम किन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? डायमेंशन। तो यहां पे अगर मैं क्वांटिटी की बात करूंगा तो कौन सी की बात करूंगा? डायमेंशनल क्वांटिटीज की बात करूंगा। तो इसके हिसाब से आप एक लाइन लिखोगे। बेटा मैं सारा लिखवा नहीं रहा, आप मेरी बात सुन लो, पॉज करके कॉपी पे नोट्स बनाना है बेटा, प्रॉपर बात तभी समझ में आएगी। तुमने क्या लाइन लिखनी है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटीज। 4 टाइप्स ऑफ डायमेंशनल क्वांटिटीज। कैसे? नंबर 1, और मैं हेडिंग डालता हूं डायमेंशन या डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अब पता आपको बताऊं, बहुत सारी चीजें पढ़नी नहीं होती, हल्का सा कॉमन सेंस लगाओगे, इतनी सी लाइन से सब समझ आ जाएगा। डायमेंशनल कांस्टेंट्स मतलब ये कांस्टेंट्स हैं। ये क्या है? वेरिएबल नहीं है। कैसे हैं? कांस्टेंट्स हैं, लेकिन इनमें डायमेंशन होती है। जैसे थोड़ा सा लिख देता हूं, दीज आर कांस्टेंट्स having डायमेंशन। अच्छा, कांस्टेंट्स में भी डायमेंशन होती है? हाँ होती है। आपको याद करो, मैं अभी वो बताऊंगा, होती तो बहुत सारी, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा जो बहुत सारी होती हैं। मैं आपको उतना बताऊंगा जो मैंने पढ़ाया हुआ है। अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद है बेटा? एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? डायमेंशनल कांस्टेंट। कोई तुमसे पूछे डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है तो थोड़ा सा पॉज करो, दिमाग को फोकस करो, फिर क्या बोलोगे? डायमेंशनल कांस्टेंट इज कांस्टेंट हैविंग डायमेंशन। कोई बोलेगा जैसे, तुम बोलोगे जैसे, बता देता हूं, जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कोई बोलेगा इसका क्या मतलब? इसका मतलब है ये पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। कोई बोलेगा थोड़ा और डेमोन्स्ट्रेट करो। तुम बोलोगे वो न्यूटन ने बताया था, G(m) या m1 m2 अपॉन r²। ये मैं बेटा पहले पढ़ा चुका हूं। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कौन है? वो ये है। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10⁻11। और यूनिट क्या आएगी? सामने दिख रही है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये इसकी यूनिट आएगी। और इसकी डायमेंशन मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, मैं बता नहीं रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप थोड़ा सा एफर्ट करके पीछे जाके देखो कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था। इसका मतलब ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है बेटा? ये कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, चाहे मार्स और अर्थ के बीच की बात करें, चाहे 2 पेन और पेन के बीच के फोर्स की बात करें, या हम कहीं की भी बात करें, वहां पे जी की वैल्यू हर जगह कैसी आती है? सेम आती है। इतनी बात क्लियर होगी। इसीलिए हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये कैसा कांस्टेंट है? ये डायमेंशनल कांस्टेंट है बेटा। क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? डायमेंशनल कांस्टेंट है। इसमें डायमेंशन भी है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट भी है। हम कुछ और एग्जांपल भी ले सकते हैं, हम ले रहे हैं तो कुछ और ले लेते हैं। और एग्जांपल हो सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? सोचो 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 सोचो। मैंने आपको पढ़ाया अभी अभी
स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक बात बताओ बच्चा, ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग हो सकती है, बट वैक्यूम में वो तो सेम ही है, वो अलग थोड़ी ना है। वैक्यूम में तो उसकी वैल्यू सेम ही है। वो कितने के बराबर है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायमेंशन कौन सी वाली डायमेंशन होगी? इसकी डायमेंशन स्पीड की डायमेंशन होगी। स्पीड की डायमेंशन मतलब m0l t-1। इसका मतलब क्या है? हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इट इज डायमेंशनल वैल्यू। स्पीड ऑफ लाइट हैज डायमेंशन बट इट इज नॉट अ वेरिएबल। इन वैक्यूम इट्स वैल्यू इज द सेम, दैट्स वाई इट इज अ कांस्टेंट। क्लियर हो गया? और क्या क्या हो सकता है? सोचो, आप थोड़ा दिमाग लगाओ, साथ साथ में थोड़ा सा दिमाग लगाएं। प्लैंक्स कांस्टेंट अभी बताया था बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट कैसा है? ये भी एक कांस्टेंट है, डायमेंशन मैंने इसकी आपको पहले बताई है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अभी बताया था आपको। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट क्या बोलेंगे बेटा जी हम इसके बारे में? हम बोलेंगे यार ये कांस्टेंट है। कैसा है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और गैसेस के बारे में बताता है, इसलिए क्या है? गैस कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है। और इसका जो डायमेंशन है वो हम लोगों ने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक है? सो ऐसे ना और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिनको हम बोलेंगे क्या? जिनको हम बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट्स। अच्छा, तो अगर डायमेंशनल होता है तो फिर डायमेंशनलेस भी होगा, या फिर हम दूसरा पढ़ सकते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट है तो डायमेंशनल वेरिएबल भी तो होगा। सो वी हैव द सेकंड पॉइंट, वी हैव सेकंड पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज बेटा, दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल। अभी हमने क्या पढ़ा बेटा? अभी हमने पढ़ा डायमेंशनल कांस्टेंट। अब हम किसकी बात करें यार? डायमेंशनल वेरिएबल की बात करें। डायमेंशनल वेरिएबल क्या होंगे? ये सोचो क्या होंगे? दीज आर, कोई भी पढ़ के बता देगा, दीज आर वेरिएबल्स विद डायमेंशन। कोई तुमसे बोलेगा, जैसे तुम बोलोगे सर हजारों हो सकते हैं। जैसे एरिया, क्या हर चीज का एरिया सेम होता है? नहीं होता। किसी प्लॉट का एरिया कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। एक पेपर होगा, उसका एरिया ज्यादा होगा, पेपर को आधा काट दो, उसका एरिया कम हो जाएगा। सो एरिया इज वेरिएबल, लेकिन इसकी डायमेंशन तो होती है। हाँ होती है। और वॉल्यूम, एक ग्लास में पानी भरा है उसका वॉल्यूम डिफरेंट है, बकेट में पानी भरा हुआ उसका वॉल्यूम डिफरेंट है। सो वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। और क्या हो सकता है? डेंसिटी, जितनी सारी चीजें पढ़ी हैं मैक्सिमम क्या है? वो डायमेंशनल वेरिएबल है। डेंसिटी, फोर्स, हर बॉडी पे सेम फोर्स थोड़ी ना लगता है, हर बॉडी का एक्सेलरेशन सेम थोड़ी होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब क्या है बेटा जी? ये है डायमेंशनल वेरिएबल। तो डायमेंशन के लिहाज से 4 तरह की क्वांटिटी हमें मिलेंगी जब हम डायमेंशन की पूरी टेबल पढ़ेंगे। ध्यान से देखो, जितनी चीजें मैंने पढ़ाई है ना, उसमें से या तो वो वेरिएबल थे, या वो कांस्टेंट थे, या तो उनकी डायमेंशन थी, या उनकी डायमेंशन नहीं थी। तो मैं आपको 4 चीजें पढ़ाने वाला हूं, और चारों की चारों चीजें आपकी टेबल में मिल जाएगी जो मैंने इस टाइम के पहले आपको डायमेंशन में पढ़ाया हुआ है। सो अवेयर होकर पढ़ना है, ध्यान से समझना है बेटा। ये क्या चीज है? डायमेंशनल वेरिएबल। ये वो चीज है जो वेरिएबल है लेकिन इनकी डायमेंशन होती है। सही जा रहे हो बेटा। अच्छा, अगला क्या होगा? अब तुम्हें समझ में तो आ गया होगा अगला क्या होगा। अगला होगा डायमेंशन लेस कांस्टेंट। सो वी हैव थर्ड पॉइंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। अब ये क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ओह बहुत खतरनाक चीज आ गई। मतलब इनकी डायमेंशन होती है कि नहीं? नहीं होती है। ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। सिंपल है, तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर कांस्टेंट्स विद नो डायमेंशन। क्या बात है? मतलब कांस्टेंट भी और डायमेंशन भी नहीं है। जैसे याद करो, प्योर नंबर एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा? प्योर नंबर कौन से होते हैं? ये तो हम पढ़ते हैं बेटा मैथ में, सिंपल है। प्योर नंबर जैसे 1 2 3 एंड पता नहीं क्या क्या, ये सारे क्या है बेटा? ये नंबर है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है। पाई की डायमेंशन होती है? बिल्कुल नहीं होती है। ई
ई एक नेचुरल नंबर है, जो आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। ई की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट्स हैं। एक बच गया, कौन सा बच गया सोचो। पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने पढ़ाया डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फिर मैंने पढ़ाया पहले मैंने पढ़ाया डायमेंशनल कांस्टेंट, फिर मैंने पढ़ाया डायमेंशनल वेरिएबल। अब हम पढ़ रहे थे डायमेंशनलेस कांस्टेंट, अब मैं पढ़ाऊंगा डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। बहुत ही बढ़िया। डायमेंशनलेस वेरिएबल। पता बेटा, फिजिक्स को कम से कम समझने का सबसे अच्छा ढंग क्या है? फिजिक्स बहुत अमेजिंग सब्जेक्ट है। जिन लोगों की फिजिक्स बहुत अच्छी होती है उनके लगभग सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे होते हैं, बिकॉज इट हैज़ लॉजिक, इट हैज़ मैथमेटिक्स, इट हैज़ थ्योरी। जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है वो कोडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी भी तरह की के ऐसे काम करते हैं जिसमें लॉजिक बहुत लगते हैं, उसमें बहुत अच्छे होते हैं। सो ट्राई टू इम्प्रूव दिस सब्जेक्ट। बहुत अमेजिंग है, इसको रटने की आदत मत डालना। कुछ बच्चे और कुछ टीचर क्या करते हैं, कुछ टीचर क्रैमिंग करना शुरू कर देते हैं, पढ़ लो याद कर लो। कुछ बच्चे भी अपनी आदत बना देते हैं, वो कहते हैं ठीक है यार इसको क्रैम कर लो, बात समझ में आए ना आए, बट उसका कोई बेनिफिट नहीं। आपके मार्क्स तो आ जाएंगे, स्कूल में पास हो जाओगे, बट आने वाले लाइफ टाइम में कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। सो मैं हमेशा एक चीज़ पे एम्फेसिस करता हूँ, अगर आपने इंजीनियरिंग करना है, अगर आपने मशीन्स को समझना है, वो मशीन किसी भी तरह की हो सकती हैं, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना है, आपने किसी भी तरह का बड़े बड़े से कोड बनाने हैं या बड़ा सा कुछ भी काम करना है आपने जिसमें लॉजिक बहुत अच्छे लगते हो, तो इस सब्जेक्ट को अच्छा करके रखना। नॉट नेसेसरी कि वो लाइफ में आपको काम आएगा, डायरेक्टली काम नहीं आएगा, लेकिन आपके दिमाग की जो अप्रोच होगी ना उसको एनहांस करेगा, आपके सोचने का ढंग बदल देगा अगर आप फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो। सो मतलब हमने जस्ट क्रैम नहीं करना, थोड़ा सा समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा है डायमेंशन लेस वेरिएबल, तो ऐसे ही नहीं रट्टा मारते जाना, आंख बंद करिए डायमेंशन लेस वेरिएबल ये होता है, सर ने बताया था दीज आर दोज वेरिएबल विच आर हैविंग नो डायमेंशन बट दीज आर वेरिएबल। ऐसे नहीं करना, अंडरस्टैंड करना है। डायमेंशन लेस वेरिएबल सिंपल लाइन में लिखो कि सर ये वेरिएबल हैं, ये वेरिएबल तो हैं, दीज आर वेरिएबल बट हैविंग नो डायमेंशन। सिंपल। ये लैंग्वेज मैंने बुक से थोड़ी पढ़ी है, मैंने अभी अभी बना दी, आपको सामने लिख दी, दीज आर वेरिएबल्स बट हैविंग नो डायमेंशन। जैसे अब सोचो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको याद है एंगल? अभी अभी तो पढ़ाया था बेटा, टी रेशियोज नहीं याद है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनकी डायमेंशन थोड़ी होती है, बट साइन थीटा की वैल्यू हमेशा सेम थोड़ी होती है। साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। कोई कहेगा साइन थीटा हाफ है, किसी का साइन थीटा 0.1 आएगा, किसी का साइन थीटा √3/2 आएगा। साइन थीटा अलग अलग आ सकता है, लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं है। जो अलग अलग आता है वो वेरिएबल होते हैं, लेकिन उनकी डायमेंशन नहीं है। सो टी रेशियोज की कोई डायमेंशन नहीं है। लिखा देता हूं मैं बेटा एग्जांपल, टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सिंपल एंगल थीटा, जो थीटा नहीं होता था एंगल की कोई डायमेंशन थोड़ी होती है। एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। अब बेटा आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है। अच्छा, स्ट्रेन इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। अच्छा, आपको एक चीज बताई थी मैंने, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी याद होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब बोला था मैंने रिलेटिव डेंसिटी। उसमें मैंने लिखाया था डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। आपके डायमेंशन की टेबल में लिखवाया हुआ था मैंने, आप अगर टर्न करके देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने करवाया था। सो दैट कैन बी स्पेसिफिक ग्रेविटी, या इसी को नाम देते हैं रिलेटिव डेंसिटी एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या है? ये है डायमेंशनलेस वेरिएबल। आंख बंद करके सोचो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। पहला हमने पढ़ा डायमेंशनल। ऐसे याद करो, दो तरह की क्वांटिटी हो सकती है, या तो वो डायमेंशनल हो सकती है या वो डायमेंशनलेस हो सकती हैं। अगर वो डायमेंशनल होंगी तो उसमें भी दो तरह की क्वांटिटी हो सकती हैं, या तो वो कांस्टेंट हो सकते हैं या वो वेरिएबल हो सकते हैं। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे जो क्वांटिटीज डायमेंशनल होंगी उनमें दो कैटेगरी हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। और एक दूसरी क्वांटिटी कौन सी होगी? डायमेंशन लेस हो सकती है, उसमें भी दो कैटेगरी है, कौन सी? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। उससे आपको याद आ जाएगा कि डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस वेरिएबल। उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि 4 तरह की क्वांटिटीज होती हैं डायमेंशन के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू डायमेंशन देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज एंड दोज आर जो मैंने अभी अभी आपको पढ़ाई।
आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। बेटा लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छे से पढ़ना, और असाइनमेंट में आपको दूंगा वो आपने अच्छे से करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय बेटा।